नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका फिर से एक बार सरकारी परीक्षा के YouTube चैनल पे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम आप सबका एकदम दरवाजे पर है। एग्जाम का नाम क्या है? यूपीपीएससी पीईटी। और इसमें जनरल साइंस से देखा जाए तो 5 सवाल पूछे जाते हैं। 5 सवाल कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछे जाते हैं हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि मेरा जो एम है कि 5 में से 5 आप स्कोर कर लो। उसके लिए क्या होगा, आप सिलेक्टिव जो टॉपिक्स है उनको अच्छे से आपको स्टडी करना है। क्या लेवल के क्वेश्चन आएंगे वहीं तक आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा ऊपर बहुत ज्यादा नीचे उसके नहीं जाना है। ठीक है, तो बस इन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए इस क्लास को डिजाइन किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बड़ी में और बहुत ही अच्छे आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है क्या, ये है बैटरी। ठीक है, बैटरी नहीं है एक्चुअली में, ये एक क्या है, सेल है। और इस सेल के बहुत सारे कॉम्बिनेशन, यानी कि 2-3 को सेल अगर हम साथ में जोड़ देते हैं, 2-3 सेल साथ में जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है बैटरी। ठीक है, एक तो सेल बनता है और सेल अगर 3-4 जुड़ जाता है तो क्या बनता है, हमारा बैटरी बनता है। ठीक है, और बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस देना। क्या देना? पोटेंशियल डिफरेंस देना, यानी कि विभवांतर जो होता है उसको ये प्रोवाइड करता है। अब विभवांतर का काम क्या होता है, तो देखो सबसे पहले जानते हैं ये है क्या। ये है एक इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है? विद्युत परिपथ, यानी कि बिजली के जाने का रास्ता। बिजली इसी रास्ते से यहां तक जाती है, यहां से निकल के वहां से पहुंच जाती है वापस इस बैटरी में। ठीक है, तो बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी का काम होता है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना। अब जैसे कहने की बात कहें तो जैसे कि हवा चलती है। ठीक है, हवा कैसे चलती है कि यहाँ पे जो स्थान है ये किसी कारण से गर्म होकर ऊपर चला जाता है और यहाँ बन जाता है क्या, एक खाली जगह, एम्प्टी स्पेस बन जाता है। ठीक है, तो दूसरी जगह से जो हवा आती है वो क्या करती है, इस जगह को ये छेकने का काम करती है। तब देखो हवा जब क्या हो रही है, यहाँ पे हवा की डेंसिटी अधिक, यहाँ पे हवा की डेंसिटी कम है, तो हवा हायर डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर बढ़ रही है। जहाँ पे घनत्व हवा अधिक है वहां से कम घनत्व वाले जगह पर हवा बढ़ती है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों जगह के बीच में जो है हवा के घनत्व का, यानी कि प्रेशर डिफरेंस एक तरह से कर सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में बनाना पड़ता है, और तभी जो है वो हमारा करंट वो वहां पे फ्लो कर पाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी यही बात होती है, 2 पॉइंट के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर बनाना पड़ता है, ताकि बिजली जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके पास कर सके। ठीक है, तो विभवांतर जब क्रिएट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ से पास होगी इलेक्ट्रिक करंट पास होगी। ठीक है, अगर यूनिट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो एक्चुअली में होता क्या है, तो जो आवेश है, चार्ज है, उसके फ्लो होने का रेट होता है। ठीक है, अगर तार में बात करें, तार में क्या पास हो रहा है, तार में इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, चार्ज होता है। तो इसी चार्ज के बहने का जो रेट होता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा। जो क्या बनता है, चार्ज बटा टाइम बनता है। ठीक है, तो चार्ज की यूनिट की बात करें तो क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है दोस्तों कूलम्ब होता है। क्या होता है, कूलम्ब होता है। ठीक है, अब चार्ज कहां से बन रहा है, इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये भी जान लेते हैं, 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्ब जो होता है, 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्ब जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। ठीक है, और यही चार्ज कितना चार्ज फ्लो कर रहा है एक यूनिट टाइम में, वही बनाता है क्या, वही बनाता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो कूलम्ब तो हो गया किसका यूनिट, कूलम्ब यूनिट हो गया चार्ज का, ध्यान रखेंगे चार्ज का यूनिट हो गया कूलम्ब। और अगर इस पूरे की बात करें इलेक्ट्रिक करंट का, तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, इसका यूनिट हो जाता है एम्पियर। सारे साइंटिस्ट के नाम पर आधारित है, तो यहां से भी सवाल बन जाता है कौन से साइंटिस्ट के नाम पर इनका जो यूनिट है वो आधारित है, और यूनिट क्या है, तो एम्पियर है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट। ठीक है, अब बात करें एम्पियर, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, तो इसको किस तरीके से और लिख सकते हैं, एम्पियर है, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम्ब बटा टाइम। ठीक है, तो एम्पियर को लिख सकते हैं क्या, कूलम्ब बटा टाइम, और चार्ज का क्या लिख सकते हैं, चार्ज को लिख सकते हैं एम्पियर इनटू टाइम। यहां से इस तरह से भी सवाल बनने के चांसेस होते हैं, दोनों जो यूनिट होते हैं उनके बीच के जो संबंध किस तरह से स्थापित हो रहा है उस पर भी सवाल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या क्या सीखा, यहां तक हमने सीखा कि जो होता है बिजली
जो बह रही है तार में उसके लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिसिटी का भाव होता है, करंट का भाव होता है। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और करंट क्या होता है, चार्ज बटा टाइम, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। ठीक है, तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। अब देखो होता क्या है दोस्तों, आई होप इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब इसमें होता क्या है, आज हम बात कर रहे थे विभवांतर की, पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा बैटरी है इसके अंदर हो रहा है कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसके कारण से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हो जा रहा है हमारा एक पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है। तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और अगर एक जगह पॉजिटिव चार्ज रहे, एक जगह नेगेटिव चार्ज रहे, दोनों न्यूट्रल होना चाहेंगे, तो उनको हम तार से जोड़ देते हैं तो क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ तक फ्लो करने लगता है। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे कम है। अगर दोनों को जोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहेगा, और इसी क्रम में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है, तो अब ऐसा तो एक बार होता है, पर सर लगातार होने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें लगातार केमिकल रिएक्शन होते रहना पड़ता है ताकि दोनों के बीच का जो विभवांतर है वो बना रहे। ठीक है, विभवांतर कैसे क्रिएट होता है, ऐसे ही क्रिएट होता है, एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव लगा करके। ठीक है, तब यहाँ पे मैंने बात की थी इलेक्ट्रॉन की फ्लो की। अगर हम बात करें करंट का फ्लो क्या होता है, करंट का फ्लो जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट माना जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, लेकिन करंट की अगर बात करें तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, जो करंट का डायरेक्शन होता है, करंट का डायरेक्शन जो क्या होता है वो अपोजिट होता है किसके, इलेक्ट्रॉन फ्लो के डायरेक्शन के। ठीक है, ये याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो का जो डायरेक्शन होता है और जो करंट का डायरेक्शन होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक सेल हो गया, और इसको बहुत सारे जोड़ देंगे तो बैटरी बन जाएगा। तो एक सेल का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है अगर हम कहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, यानी कि 2 वोल्ट 2 पॉइंट के बीच का जो है पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अगर इसका पोटेंशियल 0 है तो इसका +2 हो जाएगा। इस तरह से कहते हैं 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अगर हम कहें कि इसका 5 है तो इसका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में होता है। तो दोनों पॉइंट के बीच की जो पोटेंशियल होता है उसको हम उसमें से घटा देते हैं। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस का चर्चा बार बार हो रहा है तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी होता है दो पॉइंट के बीच में जो करंट होता है उसके फ्लो को बनाए रखने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस आवश्यकता पड़ती है वहां पे। तो अगर हम बात करें तो ओम साहब ने, ओम यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक क्या किया, उन्होंने उस दोनों की पॉइंट के बीच में एक तरीके से एक रिलेशन बनाने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि V इक्वल टू होता है IR, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट का मल्टीप्लाई होता है किससे, रेसिस्टेंस से, यानी प्रतिरोधक से। अभी प्रतिरोधक क्या होता है, तो किसी वस्तु में अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो वो उस वस्तु जो होती है वो करंट के फ्लो को रोकने का प्रयास करती है, और इसी का मानक होता है ये रेसिस्टेंस। ठीक है, तो अगर किसी भी वस्तु में करंट फ्लो हो रही है तो उसको रोकने का काम क्या करता है, उसके अंदर रेसिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसको रोकने का काम करती है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है वोल्ट, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। ध्यान रखेंगे, तो वोल्ट कितने बराबर होता है, एम्पियर गुना ओम के बराबर होता है। ठीक है, यहां सवाल आ सकता है वोल्ट कितने के बराबर होता है, एम्पियर गुना ओम के बराबर होता है। यहां फिर से लिख देता हूं, वोल्ट कितने के बराबर होता है, एम्पियर गुना रेसिस्टेंस का ओम। इस साइन से यूनिट करते हैं ओम से। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आप बात करें कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट तो हमने निकाल दिया, देखिए इसे कि क्या यूनिट होता है इसका हमने निकाल दिया, इसका यूनिट होता है वोल्ट, और किसके बराबर होता है ये भी निकाल दिया।
यहाँ पे ओम्स लॉ की बात कर रहे थे, तो ओम्स लॉ जो होता है ना वो हर जगह वैलिड नहीं होता है। इसके लिए दो कंडीशन जरूरी होता है। पहला कंडीशन होना चाहिए कि ओम्स का जो लॉ कब लगेगा, जब टेम्परेचर, जब तापमान जो होगा वो कांस्टेंट होगा। जब टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तभी हम कह सकते हैं कि ओम्स का नियम यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ओम्स का नियम वहां पे नहीं लगेगा। इन चीजों को ध्यान रखना है। एमसीक्यूज के फॉर्म में, ए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में इस तरह से सवालों को फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, तो टेम्परेचर। दूसरी खास बात क्या होती है दोस्तों, ओम हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ओम जो होता है आई इंटू आर, ये जो क्या होता है, जो अगर एक सेल यहाँ पे दिया हुआ है इसका 2 वोल्ट है, ठीक है, इसी की सीरीज में एक और सेल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों का जोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 + 2 यानी कि 4 वोल्ट हो जाएगा। और ये एक से अधिक सेल है तो ये मिलकर बना दे रहा है, क्या बना दे रहा है, ये बना दे रहा है एक बैटरी का निर्माण कर दे रहा है। ठीक है, ठीक है, ये बातें हो गई, इंपॉर्टेंट है। तो अब जैसा कि मैंने चर्चा की थी कि ये क्या है, ये बेसिकली जो है एक विद्युत परिपथ है। क्या है दोस्तों, विद्युत परिपथ है, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, परिपथ है। ठीक है, बट आप देखो ये परिपथ पूरा नहीं है, यहाँ पे स्विच इसका टूटा हुआ है। यहाँ पे एक स्विच बनाया हुआ है, जिससे क्या होता है कि ये जो है वो दोनों का सर्किट अभी टूटा हुआ है, इसलिए देखो बल्ब भी अभी जल नहीं रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी इसमें 2 वोल्ट है, बट अभी करंट नहीं है। करंट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको तार जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तार जोड़ेंगे तभी इसके बीच में करंट स्टैब्लिश हो पाएगा। ठीक है, तो अब देखो तार अगर जोड़ देंगे तो तार भी तो क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। तार अगर कंडक्टर नहीं रहेगा तो बिजली पास नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो तार को क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। कंडक्टर कौन सा होता है, वैसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास होने दे देता है। ठीक है, अधिकतर ये धातु के बने होते हैं, पर अगर अधातुओं की बात करें तो ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो जिसके थ्रू भी जो करंट होता है वो पास होता है। क्या होता है दोस्तों, ग्रेफाइट भी क्या होता है, मेटल तो कंडक्टर्स होते ही, इसके अलावा ग्रेफाइट जो कार्बन का एक फॉर्म होता है, कार्बन का एक इलेक्ट्रोप होता है, वो भी क्या करता है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करता है, क्योंकि इसके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, तो पेंसिल की जो नीब होती है वही ग्रेफाइट होता है, और कई सारे जो इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वहां भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत परिपथ की बात हमने कर दी। विद्युत परिपथ बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, एक तो बैटरी चाहिए होता है, या सेल चाहिए होता है, सोर्स चाहिए होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, जो हमारे डिवाइस लगे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का वो चाहिए होता है। एक स्विच चाहिए होता है। स्विच का काम क्या होता है कि अगर मैं चाहूँ कि अभी करंट इसमें फ्लो ना करे अभी थोड़ा देर के लिए, तो मैं क्या करूँ, स्विच को बंद कर दूं। ठीक है, स्विच को खोल दो, ओपन कर दो, ओपन स्विच। ठीक है, स्विच को ओपन करने का मतलब क्या होगा कि हमने रास्ते को तोड़ दिया। तो जनरली आप स्विच देखते हो घर में तो क्या प्लास्टिक का बना होता है, बैकलाइट का बना होता है, यानी कि वो जो होता है वो या तो नॉन मेटल का बना होता है या नॉन मेटल कुछ ऐसा सब्सटेंस का बना होता है जो कि कंडक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो ये किस तरह का चीज का बना होता है, ये बना होता है इंसुलेटर्स का। ठीक है, तो देखो कि हमें सर्किट बनाने के लिए हो सकता है दोनों तरह की चीजों की आवश्यकता पड़े, कंडक्टर की जो पड़ती है, इंसुलेटर की भी पड़ती है सर्किट को तोड़ने के लिए। तो इंसुलेटर की एग्जांपल्स की अगर बात करें तो प्लास्टिक वगैरह होता है, बैकेलाइट होता है, बहुत सारे नॉन मेटल्स होते हैं, बहुत सारे एलॉयज ऐसे होते हैं जो कि करंट को पास नहीं होने देते अपने थ्रू, और एक तरह से कहें तो वो इंसुलेटर होते हैं या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। ठीक है, जिसे कि हम कहते हैं क्या, कुचालक। ठीक है, मेटल कहते हैं क्या, सुचालक, और नॉन मेटल कहते हैं क्या, कुचालक। सुचालक मतलब जो चालन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो अच्छे तरीके से हो जाए, और कुचालक मतलब वो अच्छे तरीके से नहीं होता है। कु मतलब खराब टर्म यूज करता है, सु मतलब अच्छे के टर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तो कुचालक सुचालक की हमने बात यहाँ पे कर ली। साथ ही साथ मेटल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बैटरी और सेल का हमने क्या अंतर होता है उसकी भी हमने यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा कुछ कॉमन बैटरी टाइप्स है और कहाँ कहाँ उनका इस्तेमाल होता है। तो इसको आप एक बार देख सकते हैं कि नजर मार सकते हैं एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि इस पे सवाल हो सकता है कि बन जाए कि कौन से जो बैटरी होते हैं उसका कहाँ काम होता है। अभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़ रहे थे वो एक तरह से जिंक कार्बन बैटरी का एग्जाम्पल था। ठीक है,
तो ये छोटे छोटे रेडियो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में आप देखते होंगे, टॉर्च वगैरह में उस तरह के बैटरी लगे हुए होते हैं। हर जगह का तरह तरह का बैटरी होता है। कुछ बैटरी हमारे फ़ोन में भी पाए जाते हैं। ये मरकरी वाली जो बैटरी है अक्सर आपने देखा होगा, ठीक है, फोटोग्राफी वगैरह में इसका हेडिंग एड वगैरह पे स्पीकर बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। सबका क्या क्या अलग अलग जो प्रयोग होता है, जो अलग अलग जगह पे जहाँ पे इस्तेमाल होता है वहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो वापस आ जाता है अपने सर्किट पे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो हमारा सर्किट है जो है वो अभी क्या है, खुला हुआ है, ओपन है। स्विच को हमने ऑन किया हुआ, स्विच को हमने ऑफ किया हुआ है और सर्किट को हमने खुला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो बिजली पास नहीं कर रही है। अगर हम बिजली पास कराना तो हम क्या करना होगा, हमें इसको जोड़ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया, स्विच को हमने ऑन कर दिया, अब बिजली यहाँ से पास हो रही है। आप देखो यहाँ पे बल्ब भी जल रहा है, ठीक है। तो अब बल्ब तो यहाँ पे जल रहा है, बल्ब जलता कैसे है, बल्ब जलता कैसे है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका कारण होता है क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बोलते हैं इसको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, अगर करंट किसी कंडक्टर से पास करती है, हमने क्या कहा कि कंडक्टर जो होता है उसको रेसिस्ट करने का काम करता है, उसको रोकने का काम करता है। जब रेसिस्ट होगी, जब धक्का मुक्की होगी तो क्या होगा, घर्षण होगा, यानी कि जो होता है वहां पे बिजली के कारण जो होता है वहां पे हीट एनर्जी का उत्पादन होता है, यानी कि गर्मी का उत्पादन होता है, ठीक है। कई सारे हमारे डिवाइस आपने देखे होंगे, हीटर जो होता है उसको वहां पर यूज होता है। इसके अलावा आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक आयरन होता है, वहां पे भी क्या होता है, इसी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का काम होता है। क्यों करंट होता है, हीट क्यों होता है, क्योंकि रेसिस्टेंस होता है वहां पे, और रेसिस्टेंस के कारण ही जो होता है वो हीट उत्पन्न होता है, ठीक है। तो जो हीट उत्पन्न होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको तीन तरीके से हम लोग लिखते हैं, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, या इसको लिखते हैं V स्क्वायर बाय आर इंटू टी, या इसको लिखते हैं V इंटू आई। V होता है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, I होता है करंट। तो कॉमनली यूज होता है, मतलब अक्सर अगर हम कहीं V देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, I देखोगे तो करंट ही होता है, R देखोगे तो रेजिस्टेंस ही होता है। इसका यूनिट होता है क्या, ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ओम होता है, ठीक है। इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो तीनों फॉर्मूला जो होता है ये होता है हीट जनरेट क्या कितना होगा उसमें, उसका फॉर्मूला ये तीनों तरीके से डिफाइन करते हैं, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाय आर इंटू वी इंटू आई। तीनों तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं, हीट के जो फॉर्मूला को हम डिफाइन करने का काम करते हैं, ठीक है, इंटू टी, यानी कि कितने समय तक जला है, तब तो हीट को हम लोग ना पाएंगे कितने समय तक ये एक्चुअली में जला है, तो उसको में टाइम को भी हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हीट की बात। अब कैसे हीट उत्पन्न हो रहा है हमने वो भी समझ लिया। तो यहाँ तो आपने हीट की बात की, तो पावर अगर आप पढ़ोगे मैकेनिक्स में भी, तो पावर क्या होता है, पावर कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ कितने टाइम में, उसको कहते हैं पावर, ठीक है। क्या कहते हैं, कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ कितने टाइम में, उसको कहते हैं पावर। तो पावर अगर निकालना तो क्या करते हैं, आपने देखो टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो इसी को आई स्क्वायर आर टी को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं तो कितना होगा पावर का, ये पावर है, पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, या सीधा सीधी वी इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। अगर नोमेरिकल तो अगर पूछता है तो सिंपल इस फॉर्मूले पर नोमेरिकल पूछा जा सकता है, सीधा सीधा क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर्मूला बेस्ड नोमेरिकल से पूछा जाएगा, बहुत ही अधिक कठिन पूछे जाने की यहाँ पे चांसेस नहीं है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या किया, उन्होंने इसको टाइम से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो फॉर्मूला पे सीधे सीधे सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि पावर का फॉर्मूला कौन सा है, हीट का फॉर्मूला कौन सा है, और वहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए यूनिट से कंफ्यूज किया जा सकता है ऑप्शन में। तो यूनिट हमको पता होना चाहिए, हीट एनर्जी का यूनिट जो होता है वो हमेशा जूल होता है। इलेक्ट्रिसिटी में अगर कुछ और यूनिट उसका नहीं होगा, उसका यूनिट हमेशा क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक है। सवाल ऐसे ही पूछा जा सकता है कि इसका यूनिट और क्या क्या एग्जाम्पल में होगा, तो इसके अनुसार से सवाल बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिया वी इंटू आई इंटू टी, तो
आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि एनर्जी का यूनिट कौन सा है, तो एक उत्तर ये भी हो सकता है वी का यूनिट क्या होता है वोल्ट, करंट का क्या होता है एम्पियर और इनटू टाइम। और अगर पावर का पूछ ही दिया तो टाइम यहां से हटा देंगे, वोल्ट इनटू एम्पियर सीधा सीधी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आपको क्या हो सकता है कि दूसरा एग्जांपल पूछा जा सकता है कि वी स्क्वायर बाय आर के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि क्या हो सकता है, तो वोल्टेज स्क्वायर बाय ओम इनटू टाइम भी अगर पूछ दिया ऑप्शन में दिख जाए तो ये भी हम क्या मार देंगे, ये भी जूल है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो एनर्जी होती है उसका यूनिट है। ठीक है, पावर एनर्जी में क्या डिफरेंस है मुझे पता चल गया यहाँ से, पावर इक्वल टू एनर्जी बटा टाइम, कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ कितने समय में कंज्यूम हुआ। ठीक है, एक मिनट, अगर आपको घर में जो चीजें मिलती हैं आपने देखा होगा कि घर में आपको जो अप्लायंस मिलता है उसमें लिखा होता है कि इतना वाट का है, इतना वाट उसका पावर है। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए किसी का लिया हुआ है कि 1000 वाट का है, ठीक है, कोई अप्लायंस है वो 1000 वाट का है, तो वाट किसका यूनिट होता है, याद रखेंगे वाट यूनिट होता है पावर का, किसका यूनिट होता है पावर का यूनिट होता है क्या वाट। ठीक है, तो 1000 वाट पावर है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1000 जूल एनर्जी जो है वो 1 सेकंड में वो खर्चा कर देता है, यानी कि एक बड़ा बड़ा हीटर वगैरह के जो आयरन होता है उसका कहीं कहीं पे आप देखोगे कि 1000 वाट वहां पे लिखा हुआ होता है, उसका क्या मतलब होता है कि वो 1000 जूल जो है वो 1 सेकंड में खर्चा कर देता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो और इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो और क्या कैसे पूछा जा सकता है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो एक जो बहुत जरूरी चीज से पूछा जा सकता है कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, यहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, वो क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे कि ये 1000 वाट का है, ठीक है, किसके बराबर होता है 1 किलोवाट के बराबर होता है, 1 किलोवाट के बराबर होता है 1000 वाट। ठीक है, तो 1 किलोवाट का कोई भी चीज है, ठीक है, 1 किलोवाट का कोई भी डिवाइस है, उसको अगर हम 1 घंटे तक चलाते हैं तो एनर्जी कितनी खपत होगी 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, यानी कि 1 किलोवाट आवर होगी। तो यही जो होता है इसको हम कहते हैं क्या कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, क्या कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। बिजली का जो कमर्शियल यूनिट होता है जिस पे हमारे बिजली घर पे नापा जाता है कि इतना यूनिट आपने खर्चा कर लिया है, तो वो यही यूनिट होता है। एक यूनिट कितना बराबर होता है 1 किलोवाट गुना 1 घंटे के बराबर होता है। 1 किलोवाट की कोई भी जो डिवाइस है उसको हम 1 घंटे तक यूज करें तो हम 1 यूनिट एनर्जी को खर्चा करते हैं। और बिजली का यूनिट जैसे कि नापा जाता है तो पर यूनिट, जैसे कि 2 रुपये यूनिट माना जा रहा है, मान लीजिए 2 रुपये यूनिट है, तो 1 किलोवाट का अगर सब्सटेंस आपने 1 किलोवाट का अगर डिवाइस आपने 1 घंटे के लिए यूज किया है तो आपने 1 यूनिट खर्चा किया है, यानी 2 रुपए आपने यहाँ पे खर्चा कर दिया है। ठीक है, अगर बात करें कमर्शियल यूनिट को जूल में कन्वर्ट कर दें तो कितने के बराबर होता है, एक कमर्शियल यूनिट जो होता है दोस्तों 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है एक कमर्शियल यूनिट। ठीक है, एक कमर्शियल यूनिट इतना के बराबर यहाँ पे होता है, ये भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है आपसे सीधा सीधी एग्जाम में। ठीक है, तो ये तो हो गई हीट एनर्जी वगैरह की बात, कितना खर्चा होता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, तो देखो, तो वहां पे क्या था, एक बल्ब हमने जोड़ा हुआ था, बहुत देर तक एक बल्ब पे काम कर रहे थे, अब हमने इस लाइन में एक और बल्ब जोड़ दिया, तो क्या हो गया, ये बनाता है हमारा क्या सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, श्रेणी क्रम सीरीज, सीरीज कहने का क्या मतलब हुआ कि अब देखो ये जो रास्ता हमने एक ही बनाया है, रास्ता तो एक ही है, अब बिजली पास करेगी तो बिजली को पास करने के लिए एक ही रास्ता है और कोई रास्ता है नहीं। ठीक है, तो बिजली क्या करेगी, पहले इस बल्ब से पास हुआ, फिर इस बल्ब से पास होते हुए वापस से अपने स्थान पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि 2 बल्ब साथ में जुड़े हुए हैं, यानी कि सीरीज 2 बल्ब जो है वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, एक ही रास्ते पे 2 बल्ब जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस जैसे कि होगा R1 होगा और इसका भी कुछ होगा R2 होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि कुल जो रेजिस्टेंस है वो कितने के बराबर हो जाएगा, R = R1 + R2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें वोल्ट भी लग रहा है तो करंट इसमें कितना फ्लो कर रहेगा V/R, I = यानी कि V/R1 + R2 करंट जो है इसमें वो
फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो सीरीज में क्या करते हैं, जितना रेजिस्टेंस हमको मिल रहा है सबको हम क्या कर देते हैं, साथ में जोड़ देते हैं। अब सीरीज की एक और खास बात क्या होती है कि जैसे कि हमने यहाँ से इसको काट दिया, बीच से, दोनों तार के बीच से काट दिया, तो रास्ता तो बंद हो गया ना, जो बिजली के पास होने का रास्ता था वो बंद हो गया। तो हम यहाँ पे काटे, चाहे यहाँ कहीं भी हमने काट दिया, तो क्या हो गया, रास्ता बंद हो गया। तो अब जो बल्ब जो है वो दोनों ही नहीं जलेगा, एक भी बल्ब अब जलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो रास्ता है उसी को हमने काट दिया है और कोई रास्ता इसके पास जाने के लिए नहीं है। तो इसी तरह को जो रिलेशन होता है हम कहते हैं क्या, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। जैसे कि पुराने जमाने के सीरीज बल्ब बोलते थे, वो भी इसी तरह से जुड़े हुए होते थे कि आप बीच में काट दिया तो क्या होगा, सारे बल्ब उस सीरीज के सारे बल्ब जो होते हैं वो जलने बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो रास्ता जो होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो अब इसका क्या उपाय हो सकता है? इसका उपाय होता है कि हम दोनों बल्ब को इस तरह से जोड़ दें। ठीक है, पहले यहां पे था, अब दोनों बल्ब को इस तरह से यानी कि पैरेलल में हम जोड़ दें। ठीक है, जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, 1/R। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। कहने का मतलब कि इसको हटा के हम ऐसा बल्ब ले जाए, इसका रेजिस्टेंस होगा इस तरह से डिफाइन होगा, तो क्या होगा, उतना ही बिजली जो है इसमें वो पास करता रह जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अब इस केस में अगर हम बात करें कि अगर हम इस तार को काट भी देते हैं तो क्या हो रहा है, तो बिजली जो है वो अभी भी तो पास कर रही है, इससे पास कर सकती है। इसमें ये बल्ब अब नहीं जलेगा, लेकिन ये बल्ब तो अभी भी जलेगा, क्योंकि इसमें जो बिजली है वो अभी भी जा रही है। ठीक है, तो वापस से हटा के इसको जोड़ दिया मैंने, जैसे कि, तो अब क्या होगा, दोनों से करंट पास कर रहा है। ठीक है, दोनों से करंट पास कर रहा है, कितना पास करेगा, किससे, वो डिपेंड करेगा इनका रेजिस्टेंस पे। जो ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाएगा उससे कम करंट पास करेगा, जो रास्ता जितना खराब होगा उससे कम लोग जाते हैं। तो वही बात है, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, जो जिसमें जितना ज्यादा प्रतिरोधक है, उससे क्या होगा, उतना ही कम उसमें करंट पास कर रहा होगा। ठीक है, तो करंट का अगर रेशियो पूछें कि इसमें I1 करंट है, इसमें I2 करंट है, इसमें रेजिस्टेंस R1 है, इसमें रेजिस्टेंस R2 है, तो क्या हम कहेंगे कि I1/I2 किसके बराबर हो जाएगा, R2/R1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस से मैं यहां से देख लो, V = I, यहीं से अगर मैथमेटिकली समझे तो ये दोनों क्या, ये दोनों का गुना जो होगा वो क्या होगा, वोल्टेज होगा। वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट क्या होगा, करंट जो होता है वहां पे वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ गए कि ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें क्या हो रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो पैरेलल का हमने समझ गया कि कितना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये भी लिख लेता हूं यहाँ पे। और दूसरी इसमें खास बात क्या है कि इसमें अलग अलग जो होता है वो रास्ते होते हैं, तो सबका अलग अलग स्विच भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक स्विच मैंने यहाँ पे बना दिया, इसको अगर हम ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, करंट अब सिर्फ सीधे इसमें पास कर रहा है, करंट अब इसमें पास नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली हम स्विच लगा सकते हैं अलग अलग। इसीलिए घर में भी क्या करते हैं, हम इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ताकि पंखा बल्ब सबके लिए हम अलग अलग क्या कर सकें, सबके लिए अलग अलग स्विच वहां पे हम बना सकें। ठीक है, तो ये तो हो गई इस इंपॉर्टेंट बातें कुछ। अब देख लेते हैं आगे क्या चीजें होती हैं। तो देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें रेजिस्टिविटी कम होती है, एलॉय में रेजिस्टिविटी दोनों के बीच में होती है, इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी बहुत ही अधिक होती है। अब रेजिस्टिविटी क्या बला है, ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो अगर मैं एक तार लेता हूं मेटल का, तो देखो मैं जितना मोटा तार लूंगा, ठीक है, जितना मोटा तार मैं लेता हूं उतना क्या होगा, उतना इसमें जगह बनेगा करंट के पास होने का। ठीक है, और उतना ही क्या होगा, जगह पर ज्यादा प्रतिरोधकता जो होगी उतनी ही कम हो जाएगी, प्रतिरोधक जो होता है उसमें रेजिस्टेंस जो होता है उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, काफी कम होगा इसके। ठीक है, और अगर थोड़ा तार पतला कर देते हैं तो क्या होगा, इसमें आप देखो कि ये पतला हो गया, जगह कम हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, एक और बात अगर देखें तो अगर तार की लंबाई को बढ़ा देते हैं,
ठीक है। तो क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है, रास्ता लंबा हो गया तो क्या होगा, जाने में और कठिनाई होगी, जाने में और कठिनाई होगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है दोनों दोस्तों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, यानी कि इस एरिया के। अगर इस दोनों को मिला दे तो ये क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है दोस्तों, यहां पे लिख देता हूं R इक्वल टू, ये क्या बन जाता है दोस्तों, R इक्वल टू रो L बटा A। यहाँ पे रो जो होता है ये होता है रेसिस्टिविटी, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोधकता, और रेसिस्टिविटी बटा क्या इंटू L बाई A क्या बन जाता है, हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है। यहाँ सवाल क्या क्या बनता है वो देख लेते हैं। यहाँ सवाल ये बनता है कि सवाल आपसे पूछता है कि जो रेजिस्टेंस है वो किन चीजों पर निर्भर करता है, तो रेसिस्टिविटी पे कर रहा है, लेंथ पे कर रहा है और एरिया पे कर रहा है। करंट पे, वोल्टेज पे रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो जो वस्तु होती है उसका अपना प्रॉपर्टी होता है, तो बाहर क्या करंट और वोल्टेज है उस पर वो निर्भर नहीं करता है। ठीक है। तो पहला कंफ्यूजन जो है यहाँ पे आप अपना दूर कर लेना। अगर एग्जाम पूछे कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है तो वो लेंथ, एरिया और रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछे रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टिविटी दोस्तों डिपेंड करता है कौन सा ये मटेरियल है और इसका वहां पे टेम्परेचर कितना है। दो चीजों पर डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है दोस्तों टेम्परेचर पे और मटेरियल पे। ठीक है। ये इसकी लंबाई पे डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब है कि जैसे कि ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक का बोतल है, तो इसका अपना एक रेजिस्टिविटी है। ठीक है। इसका रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह घटा बढ़ा के, बट इस वस्तु की जो रेसिस्टिविटी है, इसकी प्रतिरोधकता है वो इतनी ही रहेगी इस टेम्परेचर पर। टेम्परेचर चेंज करेंगे तब इसकी प्रतिरोधकता चेंज करेगी। ठीक है। तो ये जो मटेरियल है उसका रेसिस्टिविटी जो होगा हमेशा से वही रहेगा एक टेम्परेचर पर, चाहे कितना भी करंट वोल्टेज पास करें या इसका किसी तरह से भी काट वाट के छांटते हैं। ठीक है। हाँ, काटने से इसका रेसिस्टेंस चेंज होगा, इसकी रेसिस्टिविटी जो होगी इसकी काटने से चेंज नहीं होगी। ठीक है। तो ये बातों को आप ध्यान रखेंगे। रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, किन किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करती हैं। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे रेसिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो जो मेटल्स होते हैं आपको पता होगा मेटल कंडक्टर होता है, कंडक्टर होगा तो मतलब प्रतिरोधक कम देगा, प्रतिरोधकता उसमें कम होगी। कंडक्टर की रेसिस्टिविटी देखो सबसे कम होती है। सिल्वर की, कॉपर की रेसिस्टिविटी देखो यहाँ पे सबसे काफी कम, 10⁸ के नंबर में, मतलब बहुत ही छोटी संख्या है। ठीक है। इसके बाद आता है एलॉयज का नंबर। ठीक है। इसके बाद किसका नंबर आता है, एलॉयज का नंबर आता है। एलॉयज में आप देखो तो कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, कॉपर निकल का एलॉय, मैग्नीशियम का एलॉय। आप देखो एलॉय का जो रेसिस्टिविटी है वो इससे थोड़ी सी अधिक है, मेटल से थोड़ी सी अधिक है। फिर नॉन मेटल्स का अगर बात करें तो नॉन मेटल्स रेसिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा है, 10⁻14 के फैक्टर में। तो जो बिजली को ये बिल्कुल भी पास होने नहीं देती है और इसीलिए ये कहलाते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है। तो यहाँ से इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बट ये कंपेरिजन करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मेटल का जो रेसिस्टिविटी होती है वो अधिक होती है, नॉन मेटल्स की कम होती है थोड़ी सी, और एलॉयज की थोड़ी सी कम होती है और इंसुलेटर्स की बहुत ही ज्यादा कम होती है। तो आपको ऐसे याद रखने में आसानी होगा कि किसकी अधिक होती है, कौन कौन से इसमें मेटल्स जो होते हैं कंडक्टर होते हैं, एलॉयज जो बीच बीच के होते हैं, और इंसुलेटर्स जो होते हैं वो नॉन मेटल्स जनरली होते हैं। ठीक है। इसमें जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ग्रेफाइट जो होता है वो भी क्या होता है, एक तरह से कंडक्टर ही होता है, नॉन मेटल होते हुए। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जिसको आप याद रखेंगे, ऑप्शंस के फॉर्म में इस तरह से सवाल बन सकते हैं। ठीक है। तो और एक और बात, जैसे कि हमने ओम्स लॉ की बात की थी, तो ओम्स लॉ कहाँ पे वैलिड होता है, ओम्स लॉ कंडक्टर कैसे वैलिड होता है, ओम्स लॉ वैलिड होता है जब सेमी कंडक्टर्स यानी कि सेमी मेटल्स होते हैं, जैसे कि जर्मोनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि ओम्स लॉ जो होता है वो वैलिड, मैंने वैलिड बोल दिया, तो ओम्स लॉ जो सेमी मेटल्स होते हैं, जो मेटोलाइट्स होते हैं, वहां पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। ठीक है। अगर आपसे ऑप्शन पूछ दे कि इन चीजों को इन ऑप्शंस में दे दे कि कौन कौन सा इसमें ओम्स लॉ को फॉलो करता है, तो कहीं भी आपको जो है मेटोलाइट्स यानी कि सिलिकॉन, जर्मोनियम, इस तरह की चीजें देखी तो आप उसको टिक नहीं करेंगे। ठीक है। मतलब उसको देख लेंगे कि वहां पे ओम्स लॉ जो होता है वो फॉलो नहीं होता है। ठीक है। ओम्स लॉ फॉलो होता है कंडक्टर पे, ओम्स लॉ सेमी कंडक्टर्स वगैरह पे फॉलो नहीं होता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों।
अब आगे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पे बेस्ड कुछ सवालों को हम डिस्कस करेंगे, और सवाल डिस्कस करते करते भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर आएगा तो उसको भी अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ये कहता है कि करंट कैरिंग्स इन सॉलिड कंडक्टर्स आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स या नन ऑफ दीज। जो सॉलिड कंडक्टर होते हैं उसमें क्या बह रहा होता है? प्रोटॉन बह रहा होता है, न्यूट्रॉन बह रहा होता है, इलेक्ट्रॉन बह रहा होता है, क्या या इनमें से कोई नहीं बह रहा होता है? तो अभी हमने देखा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वहां पे बह रहा होता है। ठीक है, तार में जो बिजली जिसमें बिजली फ्लो कर रही है उसमें क्या फ्लो हो रहा है? उसमें एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होता है, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन करंट के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। ठीक है, आगे है बढ़ते हैं फिर। तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि करंट फ्लोइंग सर्किट व्हेन, बिजली का फ्लो सर्किट में कब होता है? ए स्विच के चालू होने पर, बी स्विच के बंद होने पर, सी स्विच के चालू या बंद होने पर, या इनमें कोई वोल्टेज नहीं होता। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बिजली का फ्लो सर्किट में कब होता है? बिजली का फ्लो सर्किट में तब होता है जब स्विच जो होता है वो क्लोज होता है। ठीक है, स्विच जब क्लोज होता है तो क्या होता है? बिजली जो होता है वो पास करेगी। क्लोज होने का मतलब क्या होगा कि सर्किट जो दोनों का बंद हो गया है। तार रास्ता जो स्विच होता है, इसका मतलब कि स्विच बंद होने का मतलब होता है, स्विच क्लोज होने का मतलब होता है कि सर्किट जो होता है वो कंप्लीट हो रहा है आपका, बिजली का रास्ता बना हुआ, बिजली का रास्ता बन गया है तो करंट उसमें फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे आपको दिख रहा हो, कहता है कि व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की एसआई इकाई कितनी होती है? तो ऑप्शन क्या क्या, फैराडे, ओम, वोल्ट या एम्पियर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ओम। ओम भी एक साइंटिस्ट के नाम पर था, और ये एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है। और अगर पूछा जाए तो रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट कितना होता है, तो आप क्या बताओगे? रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट कितना होता है? थोड़ा सा निकाल लेते हैं इसको। हमने देखा कि R इक्वल टू रो L बटा A होता है। ठीक है, इसका ओम क्या है? ओम है, ये रो हमें निकालना है। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, और इसका यूनिट क्या होता है? एरिया है। एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर का स्क्वायर यहाँ पर हमने कर दिया। ठीक है, अब ये मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, जी क्या हो जाएगा? 1 बाय मीटर। मीटर को हम इधर ले आए, बचता क्या? ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है दोस्तों? रेसिस्टिविटी का यूनिट हो जाएगा आपका ओम मीटर, याद रखेंगे। ठीक है, पूछा जा सकता है जरूर कि रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, तो उत्तर हो जाएगा क्या? ओम मीटर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर कौन नहीं है? ब्रोमीन, कॉपर, सिल्वर या ग्रेफाइट। अभी हमने चर्चा की थी कि ग्रेफाइट जो होता है वो एक अच्छा कंडक्टर होता है, सिल्वर मेटल तो अच्छा कंडक्टर होता है, कॉपर मेटल है तो अच्छा कंडक्टर होता है, ब्रोमीन जो है इसमें नॉन मेटल है तो एक अच्छा कंडक्टर नहीं होगा, ये एक इंसुलेटर होगा। तो यहाँ पे यही जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि रेसिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, क्रॉस सेक्शन, लेंथ या ऑल। जो रेसिस्टिविटी होती है किस पे आधारित होती है? मटेरियल पे आधारित होती है, बिल्कुल होती है, अभी हमने इसकी चर्चा की थी। क्रॉस सेक्शन पे होता है, तो यहीं पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को जी। क्रॉस सेक्शन पे बिल्कुल नहीं होता है। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि जो मटेरियल है इसकी रेसिस्टिविटी सिर्फ इस मटेरियल पर डिपेंड करेगी, ये कितना भी लंबा छोटा होगा उस पर उसका रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा, रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करेगी। प्रतिरोधकता निर्भर करेगा, प्रतिरोध निर्भर करेगा, प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, तो इसकी अगर चर्चा करें तो क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है नहीं, लेंथ पर डिपेंड करता है नहीं, मटेरियल पर डिपेंड करता है बिल्कुल। तो मटेरियल जो होगा उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, उसको अच्छे से एक बार पढ़ लें। क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सेकंड, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफन यूजुअली ज्वाइन और एग्जिट द चार्ज सरफेस। 3, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट। डी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें कौन कौन सा सही है, गलत है? ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज की चर्चा हुई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो होता क्या है, जैसा कि मैंने कहा कि जो फ्लो होता है ना इलेक्ट्रिक करंट का, वो क्या होता है? वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मतलब होता है ये इस तरह का फोर्स होता है जो कह सकते हैं कि एक इमेजिनरी होता है, ये असल में नहीं होता है।
और ये एक दर्शाता है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर हम ले आते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज इसका पे यूनिट चार्ज यानी कि कह सकते हैं 1 कूलम का चार्ज है, तो उस पे कितना बल लगेगा और किस दिशा में लगेगा वो उस पॉइंट पर बताता है कि उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो किस तरह से है। ठीक है, इस पे यानी कि पॉजिटिव चार्ज है और आसपास बहुत सारे चार्ज हैं, सब एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। ठीक है, तो कूलम साहब ने कहा था कि जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे पर लगाते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या डिपल्सन। पॉजिटिव चार्जेस होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव साथ में आता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये बात है। ठीक है, तो इसी पर उन्होंने कूलम्स लॉ बनाया था, जिसमें कहता है कि जो चार्ज होता है, चार्ज में जो फोर्स लग रहा है वो दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है और उनके रेडियस मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है कि स्क्वायर है उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशन के लॉ के हिसाब से। तो ये जो लॉ दिया था कूलम साहब ने दिया था। और इसी लॉ को ध्यान में देखें तो यहाँ पे देखो एक अगर चार्ज लगा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज हमने रखा हुआ है, ठीक है, तो इस चार्ज पर एक यूनिट चार्ज पर सपोज करो कि फोर्स इस दिशा में लग रहा है। ठीक है, फोर्स इस दिशा में लग रहा है और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, इस पे लगने वाला मैग्नीट्यूड है वो कुछ है, जैसे कि सपोज एक्स ही है। तो हम क्या कहेंगे कि इस पे जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो इस दिशा में है और इसका वैल्यू जो है वो एक्स है। ठीक है, फोर्स क्या होता है, एक दिशा में होता है, तो दिशा और फोर्स को डिफाइन करता है कौन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक छोटा सा पॉजिटिव यूनिट चार्ज है। अब इसके कारण इस पर बल कितना लगेगा, रिपेल करेगा इसको, सबसे पहली बात इस डायरेक्शन में इसको ये रिपेल करेगा। ठीक है, और उसी तरह अगर यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज ले आए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करने का काम करेगा इस दिशा में। हम तब क्या कहेंगे, इस दिशा में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरफ जा रहा है, इस दिशा में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इसके पास आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स निकलता है और नेगेटिव से क्या होता है, पास नेगेटिव के अंदर की ओर जाते हुए रहता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फोर्स क्या होता है, बेसिकली पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव की ओर जाता हुआ बनता है। ठीक है, ये साहब देखो मैग्नेटिक फील्ड में भी आपको इसी तरह से कुछ देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो दो लाइन होते हैं एक दूसरे को काटते नहीं, काटने का मतलब जो हो गया, काटने का मतलब हुआ कि एक ही दिशा में, एक ही पॉइंट पे दो दिशा में बल लग रहा है। दो दिशा में बल तो लगता है, लेकिन ये एक तरह से कुल बल कितना लग रहा है उसको डिपेंड करता है कि कुल बल जो उस जगह पर कितना लग रहा है। तो कुल बल जो होता है वो एक ही दिशा में लग सकती है, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होते हैं एक दूसरे को वहां पे काटने का काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि नेवर इंटरसेक्ट, काटने का काम नहीं करते हैं। यूजुअली ज्वाइन और एग्जिट चार्ज सरफेस, आप देखो पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव में पहुंच रहा है, तो ये भी ऑप्शन जो है वो सही है। तीसरा क्या कह रहा है कि पॉजिटिव स्टार्ट पॉजिटिव चार्ज एंड्स एट नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से शुरू हो रहा है और नेगेटिव चार्ज पे जाके ये मिल रहा है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट जो यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है, आप हिंदी में भी सवाल को देख सकते हैं एक बार, हिंदी में एक बार देख लें सवाल को, सेम सवाल है और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं आप। तो आप देखेंगे कि 1 2 3 तीनों ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि हु डिस्कवर्ड द लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में एक लिंक जो है वो किन्होंने स्थापित किया। तो ऑप्शन क्या क्या है, मैक्सवेल, डीजल, हैंस क्रिश्चियन ऑर्चार्ड या वोल्ट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, हैंस क्रिश्चियन ऑर्चार्ड। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके कारण जो होता है उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, यानी कि ये करंट कैरिंग वायर है, इसको अगर हम राइट हैंड से पकड़ लें तो इसकी चारों तरफ जो उंगलियां जो दिखा रही हैं, थंब दिखा रहे हैं करंट का डायरेक्शन क्या है, और जो उंगलियां दिखा रही है कि उसके आसपास कितना जो है, किस तरह का जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बन रहा है। ठीक है, आप खुद भी कर सकते हैं, एक तार के सामने आप ब्लेड लगाएंगे, ब्लेड को वो तार क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और से बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे कि हमारा बेल बनता है, जो इलेक्ट्रिक क्रेन देखा आपने बनता है, जो बनता है ये बनता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, तो ये ध्यान रखेंगे। इसी जैसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, वैसे मैग्नेट के कारण भी क्या होता है, करंट उत्पन्न होता है, जिससे जनरेटर में यूज किया जाता है। इसकी खोज की थी माइकल फैराडे साहब ने।
तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों का जो एप्लीकेशन होता है उस पर भी सवाल पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ जो करंट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है। तो ये आपको यहाँ पे एक तरह से अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कहता है कि ओम्स लॉ एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन डैश एंड डैश, इसकी चर्चा हमने की हुई है अभी। तो किन दो चीजों के बीच में ओम्स लॉ जो होता है रिलेशन बनाता है? पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं, करंट इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। तो यही जो हो जाएगा, मर गया, हो जाएगा सही उत्तर। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो देख लो V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है? करंट। इन दोनों के बीच में क्या बना रहा है? ये एक रिलेशनशिप बना रहा है। ओम्स लॉ कहाँ वैलिड होता है? ध्यान रखेंगे, ओम्स लॉ मेटल्स पे वैलिड होता है, सेमी मेटल्स पे वैलिड नहीं होता है, और एक टेम्परेचर पर ही ये वैलिड होता है। तापमान जब हम बराबर रखेंगे, सामान्य रखेंगे, तभी जो होता है वो ओम्स लॉ वैलिड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि which among the following is not based on the heating effect of electricity application? हीटिंग इफेक्ट पर आधारित कौन सा नहीं होता है? इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन, इलेक्ट्रिक केटल या इलेक्ट्रिक बेल। तो देखो, टोस्टर जो होता है, टोस्टर का इस्तेमाल हम सब जानते हैं। आयरन जो होता है कपड़े प्रेस करने के लिए, तो ये दोनों में तो बिजली, ये दोनों में क्या इलेक्ट्रिसिटी लग ही रही है। कितली, कितली में भी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी के कारण गर्मी आती है, ठीक है। इन तीनों में देख रहे हो आप, इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो होती है वो गर्मी उत्पन्न होती है और उसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसी गर्मी का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन बेल जो होता है, बेल किस पे आधारित होता है? बेल आधारित होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। किस पे होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक बेल काम करता है, इलेक्ट्रिक क्रेन काम करता है, ठीक है। अभी भी इसकी चर्चा की थी हमने। तो मैग्नेटिक इफेक्ट काम क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट काम क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट से एक और बात मेरे दिमाग में आई, जब बल्ब के बारे में चर्चा की थी, तो बल्ब में कौन सा मेटल होता है? बल्ब मेटल होता है टंगस्टन, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है। अब बल्ब में क्या होता है कि बिजली पास हो रही है और ये रेजिस्टेंस दे रहा है। तो रेजिस्टेंस अगर ये दे रहा है तो क्या हो रहा है कि इसके कारण, रेजिस्टेंस के कारण क्या हो रहा है? हीट जनरेट हो रहा है, और हीट के कारण, हीट के साथ साथ जो हो रहा है वो लाइट भी उत्पन्न हो रहा है। तो बल्ब में क्या होता है कि एक इनर्ट गैस होता है, ठीक है, और इनर्ट गैस के साथ ही एक टंगस्टन का मेटल होता है। तो इस पे सवाल बन सकता है कि इस बल्ब में होता क्या है? टंगस्टन मेटल क्या है? टंगस्टन मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, उस पर सवाल बन सकता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही अधिक होता है ताकि ये जल्दी मेल्ट ना करे, ठीक है। तो ये तो हो गई बल्ब की बात। एक और जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। फ्यूज क्या होता है? यानी कि देखो, फ्यूज बेसिकली एक अलॉय का बना होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर करंट अधिक पास कर रही है, परमिसेबल लिमिट जितना करंट का पास करना चाहिए उससे अधिक करंट पास कर रही है, तो क्या होता है कि ये जो होता है अपने आप को जला देता है। हीटिंग इफेक्ट के कारण वो अपने आप को जला देता है, और करंट जो होता है फिर अत्यधिक करंट पास नहीं कर पाती है। अगर अत्यधिक करंट पास करने लगे तो क्या होगा? तो इस केस में क्या होता है कि बहुत सारा डैमेज हो सकता है, जान माल का खतरा भी हो सकता है। इसीलिए फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जितना करंट उसमें पास होना चाहिए उतना ही करंट पास करे। अगर अधिक करंट पास कर रहा है तो फ्यूज ऑफ हो जाता है, सर्किट को तोड़ देता है और लाइन कट जाता है। अक्सर हमने सुना होगा घर में कि फ्यूज चला गया, इसका मतलब ये होता है कि करंट बहुत अधिक फ्लो करने लग गया था, इसीलिए जो होता है वो फ्यूज जो हो गया वो मेल्ट हो गया, और जो हमारे सामान है वो बिजली वाले वो बच गए, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इन अ डैश सर्किट इलेक्ट्रिसिटी हैज ओनली वन पाथ टू फ्लो थ्रू। किसमें, कौन सा सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी में बस एक रास्ता होता है पास करने के लिए? ऑप्शन क्या होता है? सीरीज, पैरेलल, कंप्लीट या इनकम्प्लीट। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सीरीज। एक ही रास्ता है, हमने अभी पढ़ा था इसके बारे में कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है, तो एक ही रास्ता होता है फ्लो करने के लिए, ठीक है। अगर बीच से हमने काट दिया तो लाइन कट जाएगा, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, ना ही इसमें करंट पास कर पाएगा ना ही इसमें करंट पास कर पाएगा, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कहता है कि इन अ डैश सर्किट द इलेक्ट्रिसिटी हैज मोर देन वन पाथ टू फ्लो थ्रू। इस कौन से सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी के पास एक से अधिक रास्ते होते हैं फ्लो करने के लिए? तो पैरेलल में अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना होता है? एक रास्ता, दो रास्ता, कितना भी रास्ता हो सकता है, ठीक है।
और पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी कि R1 R2 और R3 है, तो इन दोनों का सबका रेसिप्रोकल का जो सम होगा वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसके रेसिप्रोकल के बराबर होगा। ये सब चीजें भी याद रखेंगे। या तो न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है या सीधा सीधी फॉर्मूला पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अगला सवाल, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, अभी उस चर्चा की थी हमने, और क्या होगा उसका उत्तर, ओम मीटर इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। रेसिस्टिविटी का यूनिट कितना हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। रेसिस्टिविटी किन चीजों पर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस किन चीजों पर डिपेंड करती है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल कहता है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, इट्स यूनिट इज वर्क सेकंड एंड kWh, व्हाट इज इट इज कॉल्ड, ठीक है। पावर और टाइम, इसका यूनिट कितना होता है, पावर गुना टाइम, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा था हमारा एनर्जी। क्यों, एनर्जी पावर क्या होता है, पावर होता है एनर्जी कंज्यूम होने का समय। अब पावर को इस टाइम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो हमारा आ जाएगा एनर्जी आ जाएगा। kWh क्या होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है, इसकी चर्चा हमने की थी। एक kWh कितने के बराबर होता है, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है, ठीक है। ये चीजें हमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Which among the following has the least electric resistance, सबसे कम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किसका होता है, निकल का, क्रोमियम का, अल्युमिनियम का या सिल्वर का, ठीक है। रेजिस्टेंस कम, सबसे कम किसका होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा सिल्वर, क्योंकि सिल्वर का रेजिस्टिविटी जो होती है वो सबसे कम होती है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस भी जो होगा वो सबसे कम होगा, ठीक है। रेजिस्टिविटी वाले टेबल जब हमने चर्चा की थी उसके, वहां पे आप इसको जाके देख सकते हैं एक बार। रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, उतना ही अच्छा वो कंडक्टर होगा, ठीक है। अगला सवाल, एलईडी एंड CFLs आर रिप्लेसिंग ऑर्डिनरी बल्ब्स फॉर लाइटिंग बिकॉज एनर्जी एफिशिएंट, स्ट्रेंथ, इजी अवेलेबिलिटी या कन्वीनियंट सेटलमेंट। एलईडी और CFL अपने डैश के कारण प्रकाश के लिए साधारण बल्बों की जगह ले रहे हैं। और उत्तर क्या है, या ऊर्जा दक्षता है, ताकत है, आसान उपलब्धता या सुविधाजनक निपटान। ताकत मतलब शक्ति, पावर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनर्जी एफिशिएंट, जी। तो एलईडी और CFL लाइट्स का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि इससे जो बिजली होती है वो कम खर्च होती है और इफिशिएंट भी अधिक होते हैं, मतलब कम बिजली खर्च करके ये उतनी ही रोशनी दे देते हैं। तो हम अधिक से अधिक क्या करते हैं, अब सरकारें भी क्या करती हैं, एलईडी और CFL के यूज को बढ़ाने की बात करती है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KCL इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। KCL का फुल फॉर्म क्या है इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में, तो KCL क्या होता है, किरचॉफ कंडक्टिविटी लॉ, किरचॉफ कन्वर्टर लॉ, किरचॉफ सर्किट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ। सही उत्तर क्या होगा, किरचॉफ करंट लॉ होता है। तो किरचॉफ साहब के दो नियम थे, जिनको थोड़ा सा बहुत बेसिक में समझेंगे। उन्होंने कहा था कि एक जो सर्किट है बहुत सारा, मतलब यहाँ पे देख लो, ठीक है, वोल्टेज ये सब जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने दो लॉ दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी पॉइंट पे जितना यहाँ पे करंट आ रहा है उतना ही करंट यहाँ से जा भी रहा है, ठीक है। यानी कि एक पॉइंट पे जितना करंट आ रहा है उतना करंट यहाँ पे जा ही रहा है। अगर मान लें कि ये करंट I1 है, ठीक है, यहाँ से करंट I2 आ रहा है, तो जो तीसरा करंट होगा I3 जो होगा वो निकल रहा है यहाँ से, तो I1 प्लस I2 जो होगा वो I3 के बराबर होगा। ये इनका करंट का लॉ था। अब इनका वोल्टेज का लॉ क्या था, इनका वोल्टेज का लॉ था कि अगर इस पूरे तार के क्रॉस अगर वोल्टेज को हम नापें तो क्या होगा, तो ये इसके बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि V अगर हम बात करेंगे R1 है तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, I2 R1, ठीक है, प्लस I3 R3, जगह R3 है, इन तीनों का सम जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। यही इनका वोल्टेज का लॉ था और ये इनका करंट का लॉ था। करंट का लॉ अगर पूछे कि किस पे डिपेंड करता है, तो चार्ज के कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। यानी कि जितना चार्ज यहाँ से क्या है उतना चार्ज यहाँ से निकल जाएगा, कुल चार्ज यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो चार्ज हमेशा 0 करना है और ये डिपेंड करता है एनर्जी के लॉ पे। अगर पूछा जाए कि किरचॉफ का जो करंट लॉ है वो किस पे डिपेंड करता है, वो चार्ज पे होगा। किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है, ये वाला वोल्टेज लॉ है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये एनर्जी के कंजर्वेशन पर डिपेंड करता है, ऊर्जा संरक्षण पर डिपेंड करता है। ये आवेश संरक्षण और ये ऊर्जा संरक्षण, करंट लॉ आवेश संरक्षण और वोल्टेज लॉ ऊर्जा संरक्षण पर डिपेंड करता है। इसे सवाल पूछे जाने के चांसेस कम है, बट इस तरह से सवाल पूछा में भी जा सकता है।
ठीक है। अगला सवाल, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है, इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से। न्यूमेरिकल टाइप पूछा जा भी सकता है और नहीं पूछा सकता है, बट न्यूमेरिकल अगर आप पढ़ लोगे तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब दिया हुआ है 60 वाट का, पावर से कितना है 60 वाट है। ठीक है, इसे चलाया गया कितने टाइम के लिए, 6 घंटे के लिए चलाया गया। कितना एनर्जी खपत होगा, ठीक है, कितना एनर्जी खपत होगा। तो 60 वाट को हम किलोवाट में अगर बना दें तो कितना किलोवाट हो जाएगा, 60 वाट बटा 1000, ठीक है, यानी कितना 0.06 कितना किलोवाट इसमें कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, इतना इसका पावर किलोवाट में। टाइम कितना है 6 आवर है, 0.06 इंटू 6 कर दिया, कितना हो जाएगा 0.36 किलोवाट आवर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 0.36 यूनिट हो जाएगा। एक यूनिट कितना होता है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। इसके बारे में चर्चा की है। तो 0.36 यूनिट जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस सवाल पे आते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कहता है कि if resistance of circuit is doubled, then to maintain the same voltage, flow of current in the circuit will increase by half, decrease by half, remain constant या becomes zero। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा को आधी बढ़ जाएगी, आधी घट जाएगी, स्थिर रहेगी या शून्य हो जाएगी। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, लैंग्वेज से थोड़ा बहुत कंफ्यूज किया जा सकता है, बट कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन होने की कोई बात ही नहीं है। तो सवाल क्या कह रहा है कि V इक्वल टू आई हमको पता है होता है। ठीक है, सवाल कह रहा है कि वोल्टेज को हमको सेम रखना है। ठीक है, और रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे। वोल्टेज को सेम रखते हुए रेजिस्टेंस को हम डबल कर देंगे, इसको हम दुगुना कर देंगे। तो इसको बराबर रखने के लिए क्या करना होगा, सीधा सीधा गणित का सवाल है, न्यूटन मेथड का सवाल है। हमने इसको 2 से गुना कर दिया। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से भागा देना पड़ेगा। ठीक है, यानी करंट को हमको आधा करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो करंट आधा हो जाएगा, डिक्रीज बाय हाफ, आधी कट जाएगी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, V इक्वल टू आई आर यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, हमें V को कांस्टेंट रखना है, R को हमने दोगुना किया, R को अगर दोगुना किया बराबर करने के लिए I को हमको आधा करना पड़ेगा। बस यही इसमें कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल कह रहा है गैल्वेनोमीटर कैन कन्वर्ट वोल्टमीटर by converting with high resistance in parallel, low resistance in parallel, high resistance in series, low resistance in series। ठीक है, तो थोड़ा समझ लेते हैं 3 चीजों के बारे में। गैल्वेनोमीटर के बारे में समझते हैं, एमीटर के बारे में समझते हैं और वोल्टमीटर के बारे में समझते हैं, बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, तो देखो होता क्या है, एम्पियर है इसमें, इससे हम सीरीज में लगा दिया तो क्या होगा, इसमें कितना करंट पास कर रहा है वो एम्पियर हमें रीडिंग करके यहाँ पे दे देगा। ठीक है, अगर हमको निकालना है इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा तो हम क्या करेंगे, एमीटर को हमने लगाया सीरीज में, तब तो सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है और वोल्टेज कब कांस्टेंट रहता है, पैरेलल में। तो अगर हम वोल्टेज निकालना है इसके पैरेलल में वोल्टमीटर लगा देंगे, तब हमको उसका वोल्टेज पता चलेगा। ठीक है, तो वोल्टेज हम क्या लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, और वोल्टमीटर हमेशा, और एमीटर हमेशा क्या लगाते हैं हम लोग, सीरीज में लगाते हैं। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि एमीटर जो लगता है हमेशा सीरीज में लगता है और वोल्टमीटर जो लगता है हमेशा पैरेलल में लगता है। ठीक है, तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होता है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर कुछ नहीं होता है, उसको बस इस हिसाब से कैलिब्रेट किया जाता है ताकि वोल्टमीटर बन जाए वो एमीटर बन जाए। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, ये करंट के डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है बेसिकली। ठीक है, करंट के डायरेक्शन को ये डिटेक्ट करने का काम करता है गैल्वेनोमीटर। अब इस गैल्वेनोमीटर के को हमको क्या कन्वर्ट करना है, वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं कि एक जो रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, उसके हम सीरीज में लगा देते हैं। अब इससे क्या हो गया कि एक वोल्टमीटर बन जाता है। क्यों सीरीज में हाई रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, ताकि कम से कम करंट इसमें पास कर सके, कम से कम करंट पास कर पाएगा ताकि
जो होगा इसका जो रीडिंग होगा वो उतना चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर देखो करंट इसमें बहुत ज़्यादा पास होने लगा तो यहाँ पे रीडिंग भी थोड़ा वो डेविएट हो सकता है। बट अगर करंट हमको क्या करना है, करंट इसमें जितना पहले पास करा रहा है हम चाहते हैं कि उतना ही पास करता रहे, बहुत ज़्यादा अंतर ना हो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा डिवाइस लगाना पड़ेगा जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही अधिक हो। जब रेजिस्टेंस अधिक हो, ये रास्ता मुश्किल हो जाए तो करंट ज़्यादातर क्या होगा, यहीं से पास करेगा। ठीक है, तो एक वोल्ट मीटर को अगर हम क्या कर दें, एक सीरीज में एक हम रेजिस्टेंस लगा दें, हाई रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा कि वो एक वोल्ट मीटर के रूप में काम करते रहेगा। ठीक है, उसी तरह गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जो होता है, अगर हम क्या कर दें, एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दें तो क्या होगा, ज्यादा करंट इसी से पास करेगा, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये एमीटर के रूप में काम करेगा। ठीक है, यहाँ वोल्ट मीटर पूछ रहा है, हाई रेजिस्टेंस ऑन सीरीज जो होगा उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने स्टार्टिंग में सीखे, कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सीखे हैं। तो जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनको अच्छे से एक बार रिवाइज भी कर लें, वीडियो को फिर से चला के रिवाइज कर लें, 2x पे भी चला के रिवाइज कर सकते हैं, और जो पॉइंट यहाँ पे लग रहा है उसको आप नोट डाउन करते चलें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट डाउन करते चलें। यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर डिफरेंट जो एग्जाम्स में आए हमने उन्हें ही डिस्कस किया है। तो जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा संभावना है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो इसी के साथ दोस्तों समाप्त करते हैं इस वीडियो को। हैव अ नाइस डे। फॉलो करते हैं सरकारी परीक्षा को, यूपीपीएससी की तैयारी करने के लिए आप फॉलो करें कहाँ पे, आप जाएं सरकारी परीक्षा की वेबसाइट पे, वहां पे जाके आप मॉक लगाएं। जल्दी से जल्दी, आपके पास टाइम कमी है तो जल्दी से जल्दी आपको क्या करना, अगर तैयारी करना है तो अधिक से अधिक कुछ मॉक्स लगा लें। उससे क्या होगा, परीक्षा को एक बहुत ही अच्छी धाड़ मिलेगी, और लास्ट मिनट पे क्या होगा कि आपकी बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी सी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उसी के साथ चलता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में। एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।